सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन 2 टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आ रहे हैं धनलक्ष्मी महिला मंडल के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर वनीता गाडगे राजे। वनीता जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे चाय पे चर्चा पे। और आज हम आपके साथ बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। आपके बहुत सारे जीएस एंटरटेनमेंट करके आप एक एंटरटेनमेंट लोगों के लिए रखते हो, आप धनलक्ष्मी महिला मंडल लोगों के लिए रखते हो, तो उसके बारे में हम आपको पूछना चाहते हैं कि आपने धनलक्ष्मी महिला मंडल कब शुरुआत की और आपके ऐसे आपने क्यों सोचा कि महिलाओं के लिए मुझे ये करना है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आपने मुझे टॉक शो के लिए इनवाइट किया है, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। बताना चाहूँगी कि धनलक्ष्मी महिला मंडल की स्थापना जो है 2002 में हमने की थी। हाँ। आज से करीब 22 साल पहले। और उसमें एम यही रखा था कि महिलाओं में काफ़ी सारा हुनर होता है, काफ़ी सारा टैलेंट होता है, लेकिन अगर उनके टैलेंट को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी महिला कौन से फील्ड में सक्षम है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये धनलक्ष्मी महिला मंडल की मैंने स्थापना की थी। और महिलाओं को सक्षम कैसे बनाए, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस माध्यम से ये सोच विचार करके आप धनलक्ष्मी महिला मंडल जो संस्था सेवा आप चलाते हो, तो वो आप नवी मुंबई में ही चलाते हो या होल मुंबई से या फिर पैन इंडिया से आपके पास महिलाएं आती है, ज्वाइन होती है? जब धनलक्ष्मी महिला मंडल की शुरुआत की थी तो पहले नवी मुंबई से उसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसमें ऐसा है कि ये पूरे महाराष्ट्र के लिए हम काम कर सकते हैं। तो हम महाराष्ट्र में किसी भी कोने से अगर किसी को भी हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए भी हमारी मदद पहुंचती है। आपने जीएस एंटरटेनमेंट करके एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जीएस की शुरुआत कभी हुई थी? एक्चुअली जब श्री धनलक्ष्मी महिला मंडल के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो एक स्टेज लेवल तक सीमित रहते थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके हमें कोई टीवी शो प्लेटफॉर्म्स अगर बच्चों को देना है तो ये धनलक्ष्मी महिला मंडल के बैनर पे हम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने जीएस सिने एंटरटेनमेंट की स्थापना की। तो जीएस सिने एंटरटेनमेंट एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो गया जिसमें फिल्म, टेलीविजन और इवेंट्स के लिए प्रोडक्शन हाउस का काम उस माध्यम से चलता है। तो वहाँ से लेके फिर बच्चे और सब मम्मीज है वो आगे जाके रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म पे चली गई। तो वो अच्छा लगा कि सिर्फ स्टेज तक नहीं सीमित रहते हुए उनको आगे एक टीवी रियलिटी का प्लेटफॉर्म जीएस सिने एंटरटेनमेंट के माध्यम से दिया गया। धनलक्ष्मी महिला मंडल में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते होंगे महिलाओं के लिए, और ये सारी महिलाओं को जुड़े रखना आपके लिए एक चैलेंज होगा। सो आप ये सारे मैनेज कैसे करते हैं और उनके लिए हमेशा नए प्रोग्राम लाना, नई क्रिएटिविटी लाना, ये आप कैसे क्रिएट करते हो? एक्चुअली ये सबसे पहले देखा जाएगा तो महिलाओं को बांध के रखना है बहुत बड़ा कठिन काम है। ये मैं मानती हूँ, ये सही बात है। लेकिन मेरे साथ एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है कि जो महिला मेरे साथ आई, जो मेरे साथ जुड़ी, वो मुझे छोड़ के कभी गई नहीं। तो इसी वजह से शायद ये कारवा बन गया। जैसे एक छोटा सा पौधा लगाते हैं उसका पेड़ बनता है, उसी तरीके से महिलाओं को जो साथ मुझे मिलते गया वो इसीलिए मिला कि जो भी मैंने उनके लिए कुछ भी प्लान किया, जो भी एक्टिविटीज उनके लिए हमने बनाई उसके लिए हमने वर्कआउट किया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको सिखाया। सिर्फ सिखाया नहीं, उनको हर एक क्षेत्र में हमने उनको परिपूर्ण बना दिया और बाद में हमने उनको एक व्यासपीठ दिया। इससे क्या हुआ, सिर्फ सीखे नहीं, उन्होंने जो कुछ हमने सिखाया नहीं, उनको उनके खुद की क्रिएटिविटी उस माध्यम से बाहर निकली। तो जब सीखते सीखते इनसे तो उन्हें लगा अच्छा हम कुछ चेंज हो रहे, मैडम के प्रोग्राम की वजह से या जो कुछ यूनिक प्रोग्राम्स आते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो इसीलिए अच्छा लग रहा है कि इसीलिए हो गया कि प्रोग्राम अलग अलग लेवल के करने के मतलब ही हो गया कि हर साल कुछ यूनिक दो। तो उनके लिए थोड़ा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कुकिंग कंपटीशन हर साल होती है जिसमें हम एक ही आइटम देते हैं। तो इसका ये है कि सब लोग उसमें जुड़ जाए। तो मैं ये चाहती, ये मेरा प्रयास रहता है कि कंपटीशन कोई भी हो, सब महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी। क्या होता है, स्कूल के बच्चे रहते हैं ना, तो टीचर रहती है तो उसको डांट के करके चुप करा लेते हैं, लेकिन सारी महिला एक साथ रहती है तो बातें करे बिना वो चुप नहीं रह सकती। लेकिन उनको चुप करा के, मतलब उनको साथ में रख के ये काम करना और इतना सक्सेसफुली करना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो उसमें भी आपको बहुत चैलेंजेस आए होगी कि उनको जुड़े रखना,
उनको एकत्र करके रखना, वो बहुत अच्छी बात है कि जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें एक साथ सब चल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आप इंटरनेशनल भी महिलाओं को लेके जाते हो, सो ये आपकी मतलब अच्छी सोच है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना। सो आपने अभी इंटरनेशनल में दुबई और बैंकॉक दोनों जगह पे आप धनलक्ष्मी महिला मंडल या जीएस एंटरटेनमेंट की महिलाओं को लेके वहाँ पे डांस परफॉर्म किया, तो आपका इंटरनेशनल लेवल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का देखा जाएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे में टैलेंट है और देखा जाएगा तो एज पर हमारे नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे, तो हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट इंडिया में ही छुपा हुआ है। तो इसके अलावा जब इंडिया में भी हम लोग परफॉर्म करते थे, इंटरनेशनली अगर आपको आपके देश को प्रेजेंट करना है, तो उसलिए वो प्लेटफॉर्म मुझे इंटरनेशनली बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे जाके थोड़ा फिर अपने को थोड़ा प्राउड फील होता है कि हम अगर हमारे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, या हम वो हमारे, तो मैं यही चाहती हूँ कि जब भी हम चाहते हैं वहाँ पे हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है और थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाती है। बाकी के वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के परफॉर्मेंसेस देख के हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप इंटरनेशनल जाते हो तो वहाँ इंटरनेशनल और आर्टिस्ट भी आपसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको उनके साथ काम करके, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आप भी परफॉर्म कर रहे हो, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते हो, तो कैसा उनके साथ आप बात करते हो तो कैसा फील होता है कि इंटरनेशनल के लेवल के आर्टिस्ट कैसे होते हैं? नहीं, एक्चुअली देखा जाएगा तो ज़्यादा करके वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल अटायर को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारे साथ फोटोशूट करते हैं। उनके लिए हम कुछ तो यूनिक बन जाते हैं। वो बात सही है कि जो हमारे इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन ड्रेस है, अटायर है, वो सभी विदेशी लोग उसे पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, और हमारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ये कपड़े हैं तो उन्हें बहुत ही कलरफुल और यूनिक लगते हैं। सो आप इंटरनेशनल परफॉर्म, आपने पेजेंट्री भी परफॉर्म की, इंटरनेशनल डांस भी परफॉर्म किया है, सो आपने अलग अलग देश के भी डांस देखे होंगे, तो कोई स्पेसिफिक डांस है जो आपको इंटरनेशनल में अच्छा लगा हो, कि आपको ऐसे देख के लगा हो कि ये अच्छा है, जैसे वो लोग कैसे हमारे अटायर देख के या हमारे कपड़े देख के यूनिक लगता है उनको, सो आप कोई हमें एक आध बताएंगे कि कुछ डांस फॉर्म आपको अच्छा लगा वहाँ पे? वहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि मॉरिशस के कोई कुछ ग्रुप्स आए, एक दो ग्रुप्स आए थे, तो उन्होंने इंडियन कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो वो मेरे लिए अप्रिशिएट लगा कि वो लोग पहले इंडियन थे, वहाँ पे जाके फिर मॉरिशस में वो सेटल हो गए, उन्होंने वहाँ पे आके एज मॉरिशस को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इंडिया का ही ट्रेडिशनल डांस किया, मतलब तो अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। तो वो एक मुझे अच्छा लगा, वो एक डांस मुझे अच्छा लगा, वो सब डांस। तो और ये आप अभी जो प्रेजेंटली सब अलग अलग एंटरटेनमेंट करके पैजेंट्री सब चलाते हैं, सब टैलेंट शो चलाते हैं, आपको क्या कहना है उसके रिलेटेड? इंटरनेशनल लेवल में टैलेंट शो पैजेंट्री चलाना इस गुड, मतलब मौका अच्छा मिलेगा लोगों को वहाँ जाके प्रेजेंट करना? इंटरनेशनली वही मैंने जो बोला कि वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि सभी नेशन में से कौन से हर एक का कल्चर कैसा है ये सीखने के लिए हमें मिलता है। जब हम सब एक साथ, जैसे सब देश एक साथ जब आते हैं तो अभी सबका तो कल्चर एक जैसा नहीं है, तो ये हमें सीखने के लिए मिलता है, सबका ग्रुप संगठन सीखने के लिए मिला है, कोऑर्डिनेशन अच्छा कैसे रहता है, वो टीम वर्क देखने के लिए मिलता है। मेन वहाँ जाके हमें यूनिटी, टीम वर्क, ग्रुप में काम कैसे करना है, उससे हमारी ग्रुपिज्म की जो लेवल, जैसे हम लोग करते ग्रुपिज्म नहीं होता है, हम लोग जैसे कि सब एक है, कंपटीशन में अगर हम लोग भाग रहेंगे लेकिन फिर भी सब देश उस समय एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मतलब यूनिटी में काम करना, मी माई सेल्फ वो नहीं होता है, वो अच्छा लगता है माहौल। हाँ, एक नया हम सीखते भी है वहाँ जाके, नए कल्चर को सीखते हैं। और अभी आपके साथ हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे वनीता जी, सो आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए? रैपिड फायर राउंड में हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आपके दिमाग में जो पहला आंसर आता है वो आपको हमें बताना है। तो हमारा पहला आंसर आपके लिए रहेगा, डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट। आपके नज़रिए में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरी नज़र में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब मैं यही कहूँगी कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, वो फ्रीली अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिए, आज़ाद होके जिए,
किसी के टेंशन में, किसी के दबाव में न आते हुए, क्योंकि देखा जाएगा तो वुमन में एक ऐसे भगवान ने एक शक्ति दे के भेजी है कि चाहे वो एक माँ, सबसे पहले जब वो माँ बनती है तब जाके वो पूरे घर को ऐसे संभाल लेती है कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मतलब भगवान ने देगी, जैसे आदि शक्ति बोलते हैं, स्त्री मतलब आदि शक्ति। हम आदि शक्ति के सब रूप है। तो ये जरूरी नहीं आप गृहिणी हो या हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, जो भी हो, लेकिन आपको व्यक्ति स्वातंत्र मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं चाहूँगी, वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये कि व्यक्ति स्वातंत्र्य और अपनी इच्छा से महिलाओं को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको काम करने की उनको शक्ति चाहिए, उनको खुद की डिसीजन मेकिंग पावर भी उनकी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये ही मैं इसको ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट, वी ऑल आर इक्वल एज अ लेडीज। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप इंटरनेशनल प्रेफर करेंगे परफॉर्म करना या इंडिया में प्रेफर करेंगे, और क्यों? मैं सबसे पहले तो मेरे नेशन मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने इंडिया में जन्म लिया है, क्योंकि हमारा एक देश ऐसा है जिसमें हर काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, हर बहुत रिलीजन्स बहुत हमें सीखने के लिए मिलता है, और हम लोग इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। तो ये हम इंडिया के लिए, तो मैं ये चाहूँगी कि इंडिया में अगर प्रोग्राम है तो सबसे हमें उसके लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर को हमें आगे बढ़ावा देना है, तो हमारे बच्चों को हमारे ट्रेडिशन आना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि इंडिया में ही हम लोग ट्राई करें, और इंटरनेशनल पे अगर आपको जाना है तो आपको देश के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप 100% वहाँ पे जाइए, ताकि वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। वनिता जी, आप तो बहुत सारी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, लेकिन आपकी लाइफ में कौन है जो इतने इंस्पायर करता है आपको? मेरे लाइफ में देखा जाएगा तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, 2009 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद जो मैंने जो सक्सेस पाई है तो शायद लगता है उनके आशीर्वाद ही मेरे पीछे है। और उन्होंने एज अ लड़कियां हमें जो सिखाया, हमें अगर उन्होंने सिखाया नहीं होता, हमें प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज के लिए भेजा नहीं होता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर स्टेज देना ये फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे हम बोलते स्कूल टीचर्स, और सेकंड हमारे पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो, और आगे जाके उन्होंने हमारे भी जो टैलेंट है उसके लिए हमारे पापा ने हमें खुद सपोर्ट किया, वो खुद हमारे शूट के लिए वो टाइम पे भी हमारे साथ आते थे, और उन्होंने एज अ लड़कियां कभी कितना भी लेट होने दो, शूट को लेट होने दो, 90s के ज़माने में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अगर उस समय मैंने ये सब नहीं सीखा होता तो शायद मुझे नहीं लगता मैं आगे जाके इतने लोगों को तैयार कर पाती। तो ये सब क्रेडिट में मेरे पापा को ही देना चाहिए। वो बात तो बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स का साथ होना, ऐसे बोलते हैं कोई भी महिला खड़ी होती है उनके पीछे एक बैकबोन फैमिली रहती है, तो वो बहुत ही इजीली सारे काम मैनेज कर सकते हैं। और तभी के टाइम में तो लोगों को बाहर लेट नाइट तक निकलना भी अलाउड नहीं था। उस टाइम पे आपके पापा ने आपको इतना साथ दिया, मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि उनको पता था कि कलाकार के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जब तक कलाकार एक्सपोज नहीं होता प्लेटफॉर्म से, वो मंच से, तो उनकी टैलेंट और वो हुनर बाहर नहीं आ पाता। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और वनिता जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत सीखने मिला। एंड दर्शकों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है। वनिता जी के बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम मिलेंगे अगले हफ्ते 4 बजे। बाय, नमस्कार।